नमस्कार, जय श्री राम, जय परशुराम। आज हमारे साथ समाज सेवी रॉकी जी हैं। स्वागत है रॉकी जी आपका। नमस्ते। ये काशी की धरती पे रहते हैं, समाज सेवा में अच्छा योगदान है इनका। आज हमारा परिचर्चा है भूमियार समाज का, और ये समाज धीरे धीरे अपना अस्तित्व को खोता हुआ क्यों जाता है। इसलिए कि हमारे समाज में पहले से भी अगर हम देखें तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, महान गणितज्ञ, शिक्षाविद में अगर बात करते हैं तो महान गणितज्ञ वरिष्ठ नारायण सिंह, काशी नरेश, प्रभु नारायण सिंह, लंगट सिंह विश्वविद्यालय का जिन्होंने स्थापना करवाया था लंगट सिंह। और आखिर मुख्य कारण क्या है हमारे समाज का इस तरह से बात नीचे की ओर जाना? क्योंकि पहले जमींदारी प्रथा थी, तो जमींदारी प्रथा को धीरे धीरे खत्म हुआ, लेकिन क्या हुआ, एक ईगो प्रॉब्लम जो हमारे समाज के बच्चों में रहता है, या फिर शिक्षा के साथ जो पहले चरित्र हुआ करता था उस चरित्र का खत्म होना हो, या फिर हम दो हमारे दो लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर भागना, मल्टीनेशनल कंपनियों के पीछे भागना, ऐसा क्या है जो हमारे समाज का बार बार नीचे की ओर असर जा रहा है? सबसे पहले कमल जी आपको धन्यवाद, और आपके माध्यम से कमल तक के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आप बहुत ही बेहतरीन सवाल किए हैं। हमारा समाज, भूमियार समाज, जो कि देश के सबसे उच्च तबके में से एक है और बिहार में सबसे मजबूत जाति माने जाता है, जिसका उदाहरण जमींदारी में, हम लोग जमींदार परिवार से आते थे। हमारा राज्य का, बिहार राज्य का पहला मुख्यमंत्री भी भूमियार समाज से ही कृष्ण सिंह थे। आपने बहुत बड़े बड़े नाम गिनवाए और बहुत सारे नाम छोड़ भी दिए। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक थे राजनारायण, जो कि उस समय के सबसे बड़े तानाशाह इंदिरा गांधी को भी चुनाव में हरा दिया था। लोग बहुत सारी जमीन उस समय उन्होंने दान दिए थे। हाँ। और उस समय जो अभी के समय में कहा जाता है, तो उस समय की भूमियारों ने दलितों या जो भी है उनके साथ अन्याय किया, लेकिन अन्याय उस ढंग का नहीं किया जिस ढंग से हम दिखाया गया है। तो राजनारायण सिंह या लंगट सिंह हो या प्रभु नारायण सिंह हो, इन्होंने अपनी जो जमीनें थी उन्होंने दान की, कोई शिक्षा के लिए, तो किसी को बसने के लिए भी जमीनें दान दी गई। ऐसा तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन सब राजनारायण नहीं हो सकता। तो वही बात है, हम लोग जैसे मुखर सब दिन रहे हैं। यार जाति जो रही है मुखर जाति रही, मुखर रही है, लेकिन यहाँ पे जो परिचर्चा है कि आखिर क्या कारण है जो ये समाज का विघटन होते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण आप देखिए तो हम लोग देखते हैं कि समाज जो हमारा है दिखावे की ओर भागना सबसे बड़ा जो पतन का कारण देखते हैं। हमारी जमींदारी गई है, जमींदारी सोच नहीं गई है। सबसे बड़ा समस्या यही है। पुरानी चीजों को कुछ लोग अभी नए नए देखने को मिलेंगे, लोग कि दहेज बंद करवाने के लिए या फिर श्राद्ध भोज बंद करवाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, जिसको हम गलत मानते हैं। क्यों गलत मानते हैं? यदि अभी ये गलत है तो हमारे पूर्वज बेवकूफ, हम कभी ये मान नहीं सकते कि हमारे पूर्वज बेवकूफ थे। हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे। परिवार को, समाज को किस तरह से संगठित रखना है, किस तरह से आपको तनाव मुक्त रखना है, अवसाद ग्रस्त होने से बचाना है, वो सब जानते थे और वो सारी व्यवस्थाएं किए थे। लेकिन दिखावे में हम जो है, हमारी औकात जितनी है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौ, एक कहावत है, उसको चरितार्थ करने की आवश्यकता है। अब हमारी सौर छोटी हो जा रही है, लेकिन हम पांव पसारने को, पांव मोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जमींदारी चली गई।
खेत का जो हमारे दादा के दादा जमींदार थे, सैकड़ों बीघा जमीन हुआ करता था, आज वो बटकर बिककर बहुत कम रह गया है। तो हमारी सोच जो वो है जमींदारी वाली, वो नहीं जा रही है। अब देखिए इसमें क्या, दहेज सबसे ज्यादा हमारे ही समाज में क्या, पूरे भारत में इतना दहेज किसी समाज में नहीं है जितना भूमिहार समाज में। उसका एक कारण यह भी है कि दोनों की गलती है, या वर पक्ष हो या जो लड़की पक्ष है, वधु पक्ष है, दोनों की तरफ से गलतियां होती है। और वधु पक्ष वाले को सब गुण संपन्न चाहिए, तो सब गुण, पैसा भी हो, पिताजी के पास भी जॉब हो, जमीनें भी हो, लड़का सुंदर भी हो, सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ चाहिए तो उसका भाव तो बढ़ेगा ही ना। नहीं तो इसमें एक चीज देखना पड़ेगा कुमार जी, बनिया को देखते हैं, बनिया भी दहेज लेता है, हम लोग से कम लेता है, लेकिन वो दहेज का दुरुपयोग नहीं करता है। दहेज हमारी पुरानी व्यवस्था रही है। दहेज सीता माता को भी राजा जनक द्वारा दिया गया। दहेज क्या होता था कि उनकी, हमारी पुत्री, हमारी बहन, हमारी बेटी यदि ससुराल जाए तो जो सामान उपभोग कर रही है नई जगह पर, वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, उसके लिए हम अपने बच्चियों को सोना चांदी, मतलब उसको जो आधुनिक उपकरण है, या फिर दासी भी दिए जाते थे। लेकिन उसका स्वरूप इतना विभस्त हो गया है। अभी जैसे बनिया की जिक्र कर रहे थे, बनिया भी अभी भी लेता है दहेज, तो वो सदुपयोग करता है, वो अपना व्यवसाय में लगाता है। एक बेरोजगार लड़का भी है तो 5 लाख रुपया लिया तो अपना व्यवसाय में लगा देगा, वो रोजगार वाला हो जाएगा। हमारा समाज क्या करता है, खेत बेचवा करके दहेज लेगा, और दहेज लेकर के उसमें जो है बैंड बाजा, बाराती गाड़ी घोड़ा में फूक देगा, सेविंग के नाम पर जीरो। हम कहते हैं भाई, दहेज कोई सा भूमिहार जाति में नहीं होगा, छोटा से बड़ा, जो अपने औकात के अनुसार दहेज देना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, आज में राइट टू प्रॉपर्टी आया है जी। राइट टू प्रॉपर्टी से पहले, सैकड़ों वर्ष पहले से हम लोग दहेज देते आए हैं, इसलिए कि भाई हम मानते हैं हमारी बेटी का भी अधिकार है हमारी संपत्ति में, और हम अपने से बढ़कर अपने घर में पहुंचा दें, ताकि जो है उसको हमारे घर की ओर देखने का आवश्यकता न पड़े। एक सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे समाज में, जो हमारे स्तर से लगता है कि हमारे जो समाज, जो गार्जियन है या जो बच्चे हैं, तो एक माइंडसेट पहले से उन्हें बना दिया जाता है कि नौकरी करना है तो सरकारी, और उस सरकारी नौकरी का जब वो तैयारी शुरू करता है तो सरकारी जॉब के चक्कर में उसका 30 से 35 साल तक जाता है, लगभग तो जाता ही है। और बिजनेस जो कहते हैं, व्यवसाय, हमारे समाज के लोगों में अभी तक ये नहीं आया है कि हम, जैसे आपने उदाहरण दिया एक समाज का, और उस समाज का हम रिस्पेक्ट करते हैं कि वो जॉब का ज्यादा नहीं देते हो, जैसे बनिया हो गया या और जो हो गया, जो कि एक दुकान से भी एक अच्छा, मतलब वो, मतलब एक बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो उसी तरह से कम क्या बिजनेस माइंडेड होना चाहिए हमारे समाज के बच्चों को? बिल्कुल होना चाहिए। अभी एक पुराने जमाने में हमारे दादाजी कहावत कहते थे, उत्तम खेती मध्यम मांग, निष्तम चाकरी कुकुर निदान। मतलब सबसे पहले खेती को रखा गया था। आप समझिए कि कितना भी धन कमा लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, खाइएगा अन्न ही। और अभी अन्न का जो समस्या है, खाद मार के किसान जो है, यूरिया मार के 1 कट्ठे में 4 मन धान उपजा रहा है। तो देख रहे हो, तो हाँ। वो व्यवस्था अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। वह इसलिए कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, लगभग आप जो भी गांव में जाइए तो वेल सेटेड जॉब, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियां और महानगर टाइप शहर में रहना पसंद करते हैं। तो उनके लिए तो खेती अब खत्म। तो समस्या यहीं से शुरू होती है ना। समस्या अभी हर घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो न्यूरो पेशेंट नहीं हो। हम धन और आधुनिकता के पीछे भागने लगे तो बीमारी मोड़ लेने लगे। अभी हम सब बड़े बड़े जो देखिए फिल्मी स्टार हैं, उद्योगपति हैं, वो खुद का खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, खुद फार्मिंग कर रहे हैं, और सारे बिजनेस से ज्यादा पैसा लेके भी आ रहे हैं। 800 रुपए किलो धान सुने हैं, काला धान 800 रुपए किलो बिकता है। बताइए, यदि 10 बीघे में, 20 बीघे में इस तरह से छोटा मोटा किसान भी खेती करने लगे और उसका चावल जो है 800 रुपए किलो बिकने लगे,
तो उससे ज्यादा नौकरी वाला कौन कमाएगा? नहीं, वो तो हम देख रहे हैं, जैसे अपना गांव, मेरा गांव मरतो, तो गांव से ही हम देखते हैं कि जो लोग बिजनेस में आए हैं या सब्जी का ही, कुछ हमारे गांव के 15 से 20 लोग ऐसे हैं दिल्ली के आजादपुर मंडी में दुकान देके सब्जी का वो बिजनेस कर रहे हैं, एक नौकरी वाले से ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं और मतलब एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन क्या हमारे समाज को अब ये सोचने का समय आ गया है कि हम जो नौकरी के लिए सबसे ज्यादा फोकस रहते हैं, क्या अपने बच्चों पर उसका जो नेचुरल टैलेंट है उसको देखते हुए उस पर हमको भरोसा करना चाहिए और उसी की ओर उसे आगे ले जाना चाहिए। 100% हम आपकी बात से सहमत हैं कि नौकरी के पीछे कितना, एक तो आप देख रहे हैं मोदी जी की सरकार में नौकरी को निजीकरण की ओर ले जा रही है सरकार। नौकरी का सेक्टर उससे भी छोटा हो रहा है और कितने को नौकरी दे सकती है सरकार? हमारी जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या बन चुकी है और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या होने के कारण हमारे देश सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश, हाँ, सबसे युवाओं वाला देश है। तो इसमें जो है हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, तो रोजगार जिसमें जैसा क्षमता है उस ढंग से वो अपने आप को तैयार करे, अपने बच्चों को तैयार करे। अभी मेरे गांव में एक बच्चा था, वो तनाव में आया, इंटर फेल किया और फांसी लगा लिया। कल के डेट में पिक्चर तो बहुत पहले लॉन्च हुई, कल देखे इंटर 12th फेल। इतनी अच्छी पिक्चर थी। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ 12th फेल अवश्य देखना चाहिए और जिस लायक बच्चा रहे उसको उस लायक में ढकेलिए, उसको मोटिवेट कीजिए, ताकि मान लीजिए आपका बच्चा, तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ खास होता है, टैलेंट होता है। कोई भी कला के क्षेत्र में जाएगा, कोई खेल के क्षेत्र में जाएगा, तो विभिन्न क्षेत्र में जिसमें उसमें दिखता है कि जाने लायक, उसमें ढकेलना चाहिए, मेरा ये मानना है। देख रहे हैं कुछ अभी सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धन्यवाद के पात्र हैं और निश्चित रूप से हम जिस तरह से देखते हैं, चाहे जो भी क्षेत्र में है, सोशल मीडिया से आगे बढ़ के वो हमेशा लोगों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी हो, बीमारी हो या जॉब हो या जो भी कार्य हो, उसमें सोशल मीडिया से एक आता है भूमंत्रा, काफी सहयोग करता है। और कुछ सारे देख रहे हैं भैयारी ग्रुप हैं जो जॉब के लिए लेकर के काफी बात करते रहते हैं, काफी लोगों को बुलाते हैं और 10,000 15 जो जिस लायक रहते हैं उस तरह के जॉब दिलवाने में मदद करते हैं। तो मैं इस मंच से और अपने कमल तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं भूमंत्रा उन सभी भैयारी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। मैं भी आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। वास्तविक में आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और आपके माध्यम से एक चीज हम बताना चाहते हैं कि सवाल आपको नहीं लिए तो हम अपनी तरफ से ही बताते हैं। समाज में सबसे बड़ा एक कारण है अभी जो दहेज के साथ साथ हमारा बैंकवेट पर जाने का, दिखावे में हम लोग भोज करते हैं ना, श्राद्ध वाला भोज। श्राद्ध भोज हमें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिखावे में खेत बेचकर भोज करें ये भी ठीक नहीं है। आप जितना क्षमता दिया है ईश्वर ने, आप पूरी सब्जी बुनिया जलेबी ही करें। ये नहीं कि फला रसगुल्ला किया तो हम भी रसगुल्ला करें, उसके लिए हम खेत बेच लें, खुद को कर्ज में डाल दें। ये हमारे समाज में सबसे ज्यादा बैंकवेट पर जाने का कारण देखते हैं, क्योंकि मरना तो तय है। एक तो मैं अपना गांव में देखता हूँ, या खुद पर देखो या अपना गांव में देखूं, तो जैसे अब 3 या 2-3 भाई हैं और वो कुछ श्राद्ध कार्यक्रम हुआ तो लोग कहते हैं मैया बाबूजी फिर रहे थे, तो अब जो हो, अब उस चक्कर में वो 2-3-4-5 लाख का कर्ज में चला जाता है। अब वो एक जो दिल्ली में रह के कमाने वाला आदमी है 3 से 4 लाख का कर्जा में जाएगा, तो 2 साल तो पीछे चला गया। उसमें 2 साल अब उसके बाद उसके घर में कोई बेटी हुई जो 12, 14 या 15 साल की थी, अब वो 2 साल श्राद्ध का जो कार्य किया उसमें वो 2 साल पीछे गया। अब शादी आई तो फिर से 5 लाख का उसके पीछे कर्जा है और फिर वो 3 साल पीछे गया। तो इस तरह से वो कभी व्यवसाय के लिए, अर्थी के लिए सोच ही नहीं पाता है। तो निश्चित रूप से इसको कम करना चाहिए। और शादी विवाह में भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, उसे भी कम करना चाहिए। भोज आप करिए, ये समाज को जोड़ने का काम करता है। हमारा मानना है भोज करिए। हम यदि एक होता था ना मड़वा का भोज, भाते का भोज करते थे। अरे भाई जात का भात ये प्रेम का भोज है, एक जगह बैठे मिले जुले, ये प्रेम का प्रतीक है, जुड़ाव का प्रतीक है, ये करे।
लेकिन दिखावे में जरूरी नहीं कि हम रसगुल्ला ही करें, है ये। और साथ में एक चीज और थोड़ा सा मेरा मानना है कि समाज को विघटन से बचाना है, समाज को उन्नति की ओर लाना है, तो उसमें शिक्षा का प्रसार होना आवश्यक है। हमारा समाज शिक्षा की ओर तो लोग सजग हुए हैं, शिक्षा को लोग देख रहे हैं, शिक्षा के लिए एक टाइम लोग भूखे रहना भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो चरित्र निर्माण नहीं हो पा रहा है। यही बात तो कमल जी बताना चाह रहे हैं कि चरित्र निर्माण पहले कहाँ से होगा, जब तक आप शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा का मतलब अलग हो गया, चरित्र निर्माण अलग हो गया, दोनों एक अलग विषय है। शिक्षा तो लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं, उसके बाद अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, तो भी एक शिक्षित ही हुआ। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं हम स्वयं। संस्कार घर में सिखाया जाता है, स्कूल कॉलेज में नहीं। और इसका कारण है न्यूक्लियर फैमिली। पहले जो है परिवार जो होता था, ज्वाइंट फैमिली में रहता था, तो दादा, चाचा, बाबा, भैया का मैंने शुरू में ही इसका चर्चा किया था कि लोग हम दो, हमारे दो, बिल्कुल, और मेट्रो सिटी अपना। हाँ बिल्कुल। इस चरित्र निर्माण जो है समाज में ज्वाइंट फैमिली में होता था, जो कि समाज विघटन के कारण, हम नौकरी के कारण, या फिर टीवी भी और फिल्म भी इसका जो है, सीरियल भी, हम दो हमारे दो भी इसका जिम्मेदार है कि समाज को छोटा दिखाया गया है कि भाई समाज छोटा रहेगा तो खुशी रहेगा, सुखी रहेगा। तो इस सब के लिए हम समझते हैं कि ज्वाइंट फैमिली को भी बल देना चाहिए और बच्चे में संस्कार डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी सामाजिक कार्यों के लिए समाज के उत्थान में लगे हुए हैं, एक बार फिर से मैं पुनः भूमंत्रा और भैयारी ग्रुप को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम, जय परशुराम। जय श्री राम, जय परशुराम।